ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शो आपको शो हो रही है। यस सर। हमें बस यस सर। हमें यहाँ पे ये देखिए कि हमें वहां पर 3 लैंग्वेजेस आती है। ये पार्ट थर्ड में 3 लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो इनमें तीनों को अगर आप देखोगे, इंग्लिश का पोर्शन सबसे आसान है हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हम सबके अकॉर्डिंग। पहला ही क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो सब कैसा है, कंप्रीहेंशन है। और कंप्रीहेंशन को कभी भी यहां से शुरू नहीं करना चाहिए। कहां से? यहां से कभी नहीं करना चाहिए, यहां से शुरू। अगर आपने यहां से शुरू किया तो आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। कहां से शुरू करना चाहिए फिर, अगर यहां से नहीं तो यहां से शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछ रहा है भाई, 62 में क्या पूछ रहा है भाई। ऐसे हमने देख लिया कहां से कहां तक है, 65 तक है। और 65 तक हमने केवल पढ़े, केवल और केवल क्वेश्चन पढ़े। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़े तो हमारे माइंड में आ जाएगा, देखो एक तो ये पूछ रहा है परफॉर्म, एक यहाँ पर इस होवर का मीनिंग पूछ रहा है, यहाँ पर कंजेस्टेड को पूछ रहा है, यहाँ पर वो वेरी को पूछ रहा है, और यहाँ पर वो व्हाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड, तो एम्बुलेंस की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। तो मतलब हमारे समझ में आ गए कि 5 चीजों पे फोकस किया है। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहीं से शुरू किया, फटाफट फटाफट पढ़ लिया। जैसे हम पढ़ के फ्री होते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन, अरे फिर दोबारा से देखना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो पूछा है दैट इज इंपॉर्टेंट, जो नहीं पूछा है बेकार है, हमें उसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं जी। नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन उसने देखो, मैंने आपको बता दिया 1 मिनट के अंदर हमने पढ़ लिया क्या पूछ रहा है। अब पढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। तो पहली लाइन में पहला ये जो वेरी वाला क्वेश्चन है, कहां पर है, इधर 65 पहली लाइन में लिखा हुआ है। और आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब इज आर एम मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद में क्या क्या आ सकता है, बताओ जरा कोई भी। एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, फिर और नाउन। नाउन। वेरी गुड। तो देखो, ये तो आ गई मेन वर्ब, ये आपका एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन। ठीक है, तो वेरी पूछ रहा है क्या है, बता दो जल्दी से कौन सा ऑप्शन आएगा। एडवर्ब। 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 कोई दिक्कत, ज्यादा टाइम लगा क्या? नो सर। एक बात और बता देता हूं आपको, जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को की विशेषता भी बताता है। ये डिफरेंट एडजेक्टिव है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। तो ये इसकी भी विशेषता बताता है। अच्छा, प्रियंका का एक क्वेश्चन है कि ये वाला यूपी टेट में नहीं था, तो ये वाला था पार्ट 3 लैंग्वेज भाषा, सेकंड इंग्लिश। तो ये तो या फर्स्ट में आया होगा या सेकंड में प्रियंका, जिसमें भी आया होगा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि दे कैन डू 3 थिंग्स दैट एरोप्लेन्स कैन नॉट डू। फर्स्ट, व्हेन एयरप्लेन्स मूव अपवर्ड दे मस्ट हैव मूव फॉरवर्ड, दे मस्ट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी। बट हेलीकॉप्टर्स क्या कर सकते हैं, कैन मूव स्ट्रेट अप विदाउट मूविंग अहेड, यानी कि आगे पीछे बढ़े बिना ऊपर वहीं के वहीं उड़ सकते हैं। सेकंड, हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई बैकवर्ड, पीछे भी उड़ सकते हैं, विच एयरप्लेन्स कैन नॉट डू। थर्ड, हेलीकॉप्टर्स कैन यूज देयर रोटर्स टू होवर, होवर इन द एयर, मतलब हवा में लटकना। हवा में लटकने के लिए वो अपने रूटर्स को यूज कर सकते हैं। तो होवर का मीनिंग है यहाँ पर हैंग, लटकना। अब देखो, होवर वाला एक क्वेश्चन था, ये रहा इधर। उसने पूछा कि होवर इन द पैसेज मींस क्या है, बताओ। स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, फ्लाई साइडवेज, मूव स्ट्रेट अप इन द एयर, गो फॉरवर्ड इन द एयर, बताओ जल्दी से कोई भी एक बच्चा।
भैया फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आएगा। फर्स्ट वाला ही होगा भैया, ये- स्टे एट वंस प्लेस इन द एयर। हाँ, होवर का मतलब होता है हैंग होना, एक जगह खड़े खड़े उड़ते रहना। एक ही जगह है। देखा है ना अपने रूटर्स यूज करके, वो एक ही जगह खड़ा रहता है और उड़ता रहता है हवा में। तो दैट इज द वर्ड इज होवर। होवर मीन्स एक ही जगह रहते हुए उड़ना। विच इज इम्पॉसिबल फॉर प्लेन्स। हेलीकॉप्टर कैन क्या होता है? मॉडल। मॉडल के बाद क्या आती है बताओ जल्दी। कैन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। और इसने हमसे पूछा क्या है भाई, देखो जरा, इसने तो हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि ये जो वर्ड है परफॉर्म, ये क्या है। तो अगर ये पूछता वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो भी बता देते। इसने तो हमसे आधा ही क्वेश्चन पूछा है। कोई डाउट? नो सर आगे चलते हैं। Can perform actions that airplanes cannot. They are used for different tasks. Since helicopters can take off without moving forward, they do not need a runway to take off. इसका पूछा ही नहीं क्वेश्चन, तो हमें पूछना भी नहीं है। They are used in congested areas. Congested का मीनिंग क्या होता है पूछा है। Congested areas में इसको यूज किया जाता है, ये पूछा। बताओ क्या होता है congested? जो भीड़ भाड़ हो। भीड़ भाड़ वाला। The place is roomy. The place has so much of smoke due to fire. नहीं भाई, पहला गलत, दूसरा गलत। The place has no place, ये है वो स्थान जहां पर जगह ही नहीं होती। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर को भेजते हैं और हेलीकॉप्टर वहां से उन एरियाज में यूज किया जाता है। यहां पर जो नो रूम लिखा है ना, नो रूम, देयर इज नो रूम। रूम का मीनिंग होता है प्लेस, स्थान। क्या होता है? प्लेस। देखो कमरे में थोड़ी घुसेगा हेलीकॉप्टर, इसलिए उसने पूछा कि दे आर यूज्ड इन कंजेस्टेड एरियाज वेयर देयर इज नो रूम फॉर एयरप्लेन्स और इन आइसोलेटेड एरियाज। तो जहां पर एयरप्लेन्स के लिए स्थान नहीं है, मतलब वो स्थान कंजेस्टेड है, वहां पर भी हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सकता है। कोई डाउट किसी को? सर बताना दोबारा से। ये जो नो रूम है, नो रूम का मतलब है प्लेस। क्या है? प्लेस है कि भैया दे आर यूज्ड इन कंजेस्टेड एरियाज वेयर देयर इज नो प्लेस फॉर एयरप्लेन्स। एयरप्लेन्स के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है, इसीलिए वहां पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? हेलीकॉप्टर का। अब कंजेस्टेड पूरी दिल्ली ईस्ट वाला पोर्शन देखो ना, यमुना विहार, ये करावल नगर और ये मौजपुर वोजपुर, देखो पूरा कंजेस्टेड है कि नहीं सीलमपुर तक। तो वहां पर अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो एयरप्लेन काम नहीं आएगा, हेलीकॉप्टर काम आएगा। विच डू नॉट हैव एयरपोर्ट्स। अब देखो, आप खुद सोच के देखो, क्या सीलमपुर में एयरप्लेन हम उतार सकते हैं? है ऐसा कोई वहां पर हेलीपैड है क्या? नो सर। एयरपोर्ट है क्या? नहीं है। तो इसीलिए वहां पर उसको नहीं उतारा जा सकता। लेकिन हेलीकॉप्टर को उतार सकते हैं कि नहीं? यस सर आराम से उतार सकते हैं। तो कंजेस्टेड एरिया में किसको यूज करेंगे? हेलीकॉप्टर को। बिकॉज दे कैन होवर। होवर अभी हमने बात की थी। दे आर यूज्ड ऑन फायर फाइटिंग मिशन टू ड्रॉप वाटर ऑन फायर। एक ही जगह रहते हुए वो ऊपर से पानी फेंक सकते हैं। आप इसमें ये लिखा है। दे आर यूज्ड इन लॉगिंग ऑपरेशन टू लिफ्ट ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है टू एयरलिफ्ट पेशेंट आउट ऑफ सिचुएशन विच आर डिफिकल्ट टू रीच। तो जहां पर पहुंचना मुश्किल हो उसको बोलते हैं अनएक्सेसिबल। देखो, एक्सेस मीन्स पहुंचना, पहुंच, और इनएक्सेसिबल मीन्स जहां पर पहुंचा ना जा सके। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन था, हमने इसमें देखा था, ये why is a helicopter used as an helicopter as an ambulance होना। तो एम्बुलेंस क्या, कहां पर क्यों यूज किया जाता है उसको? हम हेलीकॉप्टर को एज एन एम्बुलेंस हम कब प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। इट्स मूवमेंट कैन बी मैन्योवर्ड इजीली, इट कैन फ्री फाइट, इट क्रॉस ऑल डिफिकल्टीज ऑन ट्रैफिक, इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस। तो यही तो था, यही है भैया। जहां पर सब कुछ पहुंचना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू रीच, उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल।
तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। अ प्लेस डिफिकल्ट टू रीच क्या हो गया, इनएक्सेसिबल। तो यही वाला ऑप्शन है। हो गए सारे, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला द वर्ड कंजेस्टेड हमने बता दिया, द प्लेस हैज नो रूम, अ हेलीकॉप्टर कैन होवर व्हाइल एन एरोप्लेन कैनॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। होवर मींस स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। कुछ पक्षी भी आपने देखे होंगे, वो एक ही जगह उड़ते रहते हैं, जैसे कि बाज एक ही जगह रहता है, हिलाता रहता है पंख, तो वो भी होवर करता है। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी, बिल्कुल आसान था, हमने कर दिया परफॉर्म। देन वाई इज अ हेलीकॉप्टर, ये हमने बता ही दिया, और ये एडवर्ब था वेरी, ये हमने पढ़ ही रखा था। तो कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। आसान था ना? यस सर। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए अब द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट, ये तो गलती है, ये तो पूरा ही गलत, मतलब सेकंड वाला तो वैसे ही गलत है। द कमेटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट क्या रखती थी वो ये बता ही नहीं रहा। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, यहां पे वर दे रखा है, यहां पे वाज दे रखा है। द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। तो देखो आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जब कभी कमेटी ज्यूरी ऐसी वर्ड आए, कमेटी है या ज्यूरी है, अगर वो डिवाइडेड होती है, क्या होती है, डिवाइडेड, तो प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है, प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन अगर वो एक हो किसी पॉइंट पर, यूनाइटेड हो, अगर वो क्या है, यूनाइटेड है, तो क्या बन जाती है, सिंगुलर होती। सिंगुलर। तो ये तो भैया यूनाइटेड है ना, बिल्कुल। एक पॉइंट पर यूनाइटेड है। ऑप्शन नंबर 3, द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। अगर डिवाइडेड होती किसी पॉइंट पर, देखो जैसे यहाँ पर वाज डिवाइडेड लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा होता वर डिवाइडेड, तो ये भी ठीक हो सकता था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने आपको अभी दो Yes, चीजें sir. बताई है, कमेटी एंड ज्यूरी। कुछ और भी वर्ड लिखवाऊंगा, आप नोट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। देखो सिमली इतना आसान है कि शायद इससे आसान कोई भी फिगर ऑफ स्पीच है ही नहीं। अगर एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, तो आंख बंद करके टिक लगा दो, और कहां पर है, ये रहा, है कि नहीं भैया, आ रहा ना, एज अ Yes, sir. क्लाउड, आई वंडर्ड ओनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ पर दो चीजों की तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, और उस कंपैरिजन में क्या होता है, ये वर्ड आते हैं एज और लाइक, जैसे ही आ जाए समझ लो सिमली है। आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, बहुत आसान है। देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है बाई के साथ जो आया, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें बड़ा आसान सा था कि द वुमेन सॉ द विजिटर द न्यू बॉर्न। यहाँ पर वाजवर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। इसकी जब हम एक्टिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। ये अभी पढ़ाया नहीं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। एडवर्स वर्ड है, तो एडवर्स का मीनिंग होता है विपरीत। तो ये तो हो Friendly. नहीं सकता, और ये अनविलिंग भी नहीं हो सकता। अब बचे दो, तो एडवर्स मिस होता है विपरीत, और फ्रेंडली मिस होता है क्या, फ्रेंडली मिस जो होता हमारे है। पक्ष में हो तो फ्रेंडली आ जाएगा। आसान है ये भी। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ब्लड इज, देखो इतना आसान था। देखो प्रीसियस तो इसलिए नहीं आ सकता, देन आ रहा है, तो इससे पहले कंप्लीटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकती। अब बचे ये 3, तो ब्लड प्योर होता है कि पानी प्योर होता है, ये कहना तो मुश्किल है भाई। कभी पानी प्योर होता है, कहीं का ब्लड प्योर होता है, तो इन दोनों में से तो कोई सा आएगा नहीं। अब देखो सामने दो ऑप्शन है, ब्लड इज थिनर और थिकर, बस इतना सा बचा है। तो क्या ब्लड पानी से पतला होता है कि मोटा होता है, Thicker. थिकर। सी पे लगा देंगे बिल्कुल आसानी से। तो वो बन क्या जाएगा, ब्लड इज थिकर देन वाटर।
गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पढ़ा रखा है, इतना पढ़ा रखा है, एंटोमोलॉजी। इतना पढ़ा रखा था कि एंटोमोफोबिया, फोबिया में पढ़ाया था ना, जल्दी बता दो। हाँ जी। जब फोबिया में पढ़ाया था, ये वर्ड बताया था कि ये जो वर्ड है एंटोमो, ये किससे रिलेटेड है? इंसेक्ट से। तो अब मैं आगे, ये तो रूट वर्ड बन गया ना, अब इससे जो भी वर्ड होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? इंसेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो ये बन गया एंटोमोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का तो आपको पता है क्राइम से रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ जी। क्राइम से रिलेटेड है। और ये जो दूसरा वर्ड है इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। माइकोलॉजी ये स्टडी ऑफ फंगस, जो फंगस होता है ना, फंगी, FUNGI, उसकी स्टडी से रिलेटेड है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है एक्चुअली। तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था इंसेक्ट, एंटोमो वर्ड हमने पढ़ रखा था, एंटोमोफोबिया, इसी से ये बड़ा वर्ड बना है एंटोमोलॉजी। तो आसान था, पढ़ रखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो आपको मैंने पढ़ा नहीं रखा, लेकिन फिर भी इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। कारण क्या है? इसने कहा आई आस्क्ड, तो इसका मतलब WH वर्ड तो आएगा ही आएगा। जब यहाँ पे WH वर्ड है तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर WH वर्ड तो जरूर आएगा, वाई। तो ये बन गया आई सैड, और वाई आ रखा है तो वाई से स्टार्ट होगा। वाज लुकिंग, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, वाई आर यू लुकिंग। बस यही वाला ऑप्शन। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे जब एक बार पूरा हो जाएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है? प्रेजेंट में। देखो, इसमें पास्ट में आ रहा काट दो, इसमें पास्ट में आ रहा काट दो, इसमें पास्ट में आ रहा काट दो, बच गया, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। भाई हमें नहीं आता इसको करना, लेकिन उसने कहा प्रेजेंट में करना है, तो जिसमें पास्ट की वर्ब दे रखी काट दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। तो इज दैट क्लियर? यस सर। इससे आसान तरीका है कोई? नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। माई डॉटर नेवर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेवर राइट्स, ये लग गया राइट्स, यहाँ पे हो जाएगा एस लग जाएगा। टू मी, सो आई नेवर नोज, मैं नहीं जानता। वोट सी डू, मतलब वोट सी इज डूइंग, कि वो क्या कर रही है। जब उसने मुझे कभी लिख के बताया ही नहीं तो मुझे क्या पता वो क्या कर रही है। सर आई के साथ नोज क्यों होगा? कहां पर? सर आपने नोज लिखा सर है। आपने बोला ना। आपने नोज बोला भैया, वेरी नो गुड, आएगा। समझदार हो तुम तो सारे। बहुत अच्छे बेटा लक्ष्य था, गुड। बाकी सब थैंक चुपचाप देख ही रहे थे बस। भैया आई आया है तो अब आपकी फर्स्ट फॉर्म भी तो आएगी, तो ये तो नो ही रहेगा, जैसे ये रहा यहाँ पे नो। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी, सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। ये तो हमने पढ़ा रखा है, ये गलती हो ही नहीं सकता। 74 की बात करते हैं। ये वर्ड चलो हम कह रहे हैं हमने पढ़ा नहीं, क्या कह रहे हैं हम? हमने नहीं पढ़ा। लेकिन क्या आप इसमें देख रहे हो टैंक वैंक की बात कर रहा है, ये रहा टैंकर कर रहा है बात। यस सर। यस सर। टैंकर कहाँ पे यूज होते हैं? लड़ाई झगड़े में। झगड़े में, ये रहा झगड़ा यहाँ पे, क्वेरलसम। क्वेरलसम हो गया। सारे वर्ड याद करना मुश्किल है, लेकिन उनकी ट्रिक से करना बहुत आसान है। इसकी ट्रिक यही है कि इसमें टैंकर वर्ड यूज हो रहा है, और जब टैंकर वर्ड यूज हो रहा है तो टैंकर झगड़े में यूज होते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो हमने आपको बताया भी नहीं, या बता रखा है? बताओ। नो सर। नहीं भैया बताया वही तो है संकेतवाचक जो होते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी को। ना? तो इसमें, हाँ इसमें एक्चुअली ऑप्शन ये आपको ये करना है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपसे पूछा है, तो इसका आप अभी फिलहाल आप इसको लगा लो, मैं समझाऊंगा कैसे कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, उनको हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, बड़ा पूरा बड़ा लेक्चर है, कम से कम एक दिन का। अच्छा, बहुत ही माइंड यूज करने वाला,
कह रहा है कि टू चीव द कर्ड, ये इडियम दे रखा है इसने, इसका पूछ रहा है कि भैया इसका अर्थ क्या होगा। कंट्राइव अगेंस्ट समवन, टू इंडिकेट वर्च्यूज, टू डाई ऑफ ड्यूटी, टू मेडिटेट। देखो, खाना चबाते हो या नहीं चबाते? चबाते हैं सर। लेकिन अगर आप दही को भी चबाने लगो तो कर्ड मीन्स क्या होता है? दही। तो दही को भी भैया चबाने का मतलब सर है। कर्ड होता है, सर कर्ड कर्ड होता होता है। है भैया, वो तो सी चारा वाली होता कर्ड। है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ची मीन्स होता है चबाना, कर्ड मीन्स दही। दही को चबाना इसका मतलब है भैया पूरा कर्ड ध्यान लगाना। भैया ये CUD दिया है, वो कर्ड होता है ना। CURD कर्ड होता है, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी भैया। लेकिन इसको हमें समझना कैसे है, अच्छा, मैं समझने की टेक्निक बता रहा हूं भाई। जब हमने अगर इसको हम कर्ड को कर्ड पढ़ेंगे, सी मतलब दही के रूप में पढ़ेंगे, तो तब इसका आंसर बड़े आसानी से निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई? वो दही भी चबा चबा के खा रहा है, इसका मतलब मेडिटेट कर रहा है, पूरा ध्यान लगा रहा है। ठीक है, ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा इडियम एंड फ्रेजेस तो वहां पर आपको वो टेक्निक बताऊंगा जो अभी फोबिया में बताई थी। 77, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। भावना साइलेंट करो, म्यूट करो। हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ही वाज वेरी मच ashamed। और जहां पर भी ये वर्ड आ जाए, भी कुछ भी नहीं देखना, सीधा ऑफ लगाना है बस, ashamed ऑफ। ठीक है, प्राउड ऑफ, डाइड ऑफ, प्राइड इन। ये 4-5 वर्ड मैंने आपको बता दिए, हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है, इनके साथ में यही मिलेगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट चॉइस, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सेंटेंस है। और ये सेंटेंस है कंडीशनल। कंडीशनल है, देखिए मैंने कंडीशनल में क्या बताया था। एक इंडेफिनिट होगा, इफ व्हेन वाला इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। बताया था कि नहीं? यस सर। हाँ जी। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे पास्ट मॉडल होगा। बोलो यस और नोट। यस सर। यस सर। यदि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे परफेक्ट क्या होगा? मॉडल होगा। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा है। ही स्टूड फर्स्ट, सेकंड फॉर्म आ रही है ना, थर्ड फॉर्म आ रही है। पहले मॉडल देखो, ही वुड हैव गोन, परफेक्ट वाला है भाई, परफेक्ट मॉडल। वुड हैव गोन परफेक्ट मॉडल है, तो ये पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैड लगा दो, बन गया। हैड स्टूड फर्स्ट। समझ गए? यस सर। पढ़ा रखा है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। ये हमने 3 रूल बता रखे हैं कंडीशन के, कंडीशनल सेंटेंस के। तो हमने देखा या तो इधर कंप्लीट होगा, इस तरफ की चीजें कंप्लीट मिलेगी, या इस तरफ की। एक को देख करके दूसरी पूरी करनी है। तो हमें बाद वाली मिल गई परफेक्ट मॉडल, वुड हैव, थर्ड परफेक्ट मॉडल मिल गया। पहले वाले को पास्ट परफेक्ट कर देंगे, कर दिया, हैड ही स्टूड फर्स्ट। कंडीशनल सेंटेंस जरूर आते हैं भाई, ध्यान रखना। जब भी कोई एग्जाम आएगा, कंडीशनल सेंटेंस पूछे ना जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बस 3 ही रूल है इसके, और 3 से ही पूछते हैं, उन्हीं में भी घूम जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ द sword एंड पेन, द डॉट डॉट इज मोर पावरफुल। देखो, आपने ये वाला वर्ड सुना है? यस सर। हम कभी किसी की कॉल आ रही होती है तो कॉल आते आते एक मैसेज करते हैं कि क्या कॉल यू कहते हैं? लेटर। आई शैल कॉल यू लेटर, मतलब बाद में कॉल करता हूं, है ना? बोलते हैं कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये तो है नहीं, क्योंकि बाद वाला पूछ रहा है, वो बाद में नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? बाद वाला। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। तो लेटर तो है नहीं, लास्ट भी नहीं है। अब बचे 2, लास्ट 1 भी नहीं है, तो एक ही तो बचा। इसका मीनिंग होता है बाद वाला।
बाद वाला, LATTER, बाद वाला। ठीक है, ध्यान रखना इस वर्ड को। तो पहले वाला क्या था, फॉर्मर, और बाद वाला क्या बन गया, लेटर। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है कि नहीं है? यस सर। तो याद रखना इनको। विच प्रेफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बड़ा आसान सा है, मिसबिहेव, मिस। मिसगाइड, मिसयूज। मिस पे टिक कर दो, हो गया। फिर आ गया पैराग्राफ। फिर पहले क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। अच्छा, कितना टाइम ले रही है क्या करने में, पोस्ट कार्ड लिखने में। लेडी की बात कर रहा है तो लेडी की देखना है पहले तो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस। तो जब किसी काम पर टाइम बढ़ जाए तो क्या होता है, वो वाला देखना है। पिलर बॉक्स को देखना है, पिलर बॉक्स की बात कर रहा है। और हु इज पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम, मतलब मोर टाइम लेने वाला व्यक्ति कौन है भैया, ये भी देखना है। तभी पढ़ेंगे पैराग्राफ को। पहले 85 तक देख ले। पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस। वर्क एक्सपेंड, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा का ऐसा ही लिखा होगा, तो इस वाले सेंटेंस पे हमें ध्यान देना है। अब चलते हैं पैराग्राफ पे। देखो छोटा सा पैराग्राफ है। वर्क एक्सपेंड, ये तो पहला ही है। पहला ये लास्ट 85। हाँ, ये तो लास्ट वाला क्वेश्चन है। वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। पहला क्वेश्चन ये आ गया। तुझे भी ये पहला है, इसका मीनिंग क्या है कि जब काम बढ़ता है एज टू फिल द टाइम अवेलेबल, तो वो क्या कर देता है, जब काम बढ़ता है तो जो भी टाइम अवेलेबल हो वो सारा उसमें लग जाता है, वो सारा उसमें लग जाता है। अगर हमें पता है कि ये काम हमें 1 घंटे में करना है तो वो 1 घंटा ही लगेगा, तो वो 1 घंटा ही लग जाएगा, पूरा टाइम उसमें लग जाएगा। तो वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क, ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। जितना टाइम दे दिया, जितना टाइम अवेलेबल है, वो सारा टाइम हम उसी में लगा देते हैं। अगर काम हमारा पहले भी खत्म होने वाला हो तो भी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी टाइम है, आराम से पूरा करेंगे। तो 85 हो गया। The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, it is the busiest man who has time to spare। देखो, ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बिजी हो, जो सबसे ज्यादा बिजी हो, who has time to spare, उसी के पास में क्या होता है, it is the busiest man who has time to spare। जो सबसे ज्यादा बिजी है उसी के पास टाइम होता है, जो सबसे ज्यादा बिजी है उसके पास क्या होता है, टाइम। ये आ रहा क्वेश्चन। Who is the person likely to take more time to do work? कौन, बिजी, बिजी मैन। बिजी मैन, उसी के पास टाइम होता है सबसे ज्यादा स्पेयर करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। This an elderly lady at leisure can spend the entire day। ये आ गया। What is the total time spent by elderly lady in writing a postcard? कितना, a full day। कोई डाउट? एंटायर डे का मीनिंग क्या होता है, पूरा दिन, कंप्लीट डे, फुल डे। तो हमने ये लगा दिया। एन आर, सॉरी किसमें, राइटिंग ए पोस्ट कार्ड टू हर नीज। एन आर विल बी स्पेंड इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड, अनदर हंटिंग फॉर spectacles, half an hour to search for the address, and an hour and a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box। लेटर डालने जा रही है साहब, तो देखो इन द स्ट्रीट, तो क्या होगा, वो पिलर बॉक्स क्या होगा, ए बॉक्स अटैच टू अ पिलर। देखो बॉक्स की बात कर रहा है, नहीं है, इसमें भी बॉक्स की बात कर रहा है, इसमें भी बॉक्स की बात कर रहा है, बस इसी में तो पोस्ट बॉक्स की बात करी, आ गया आंसर, पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स।
कोई डाउट? नो सर। इसको बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। क्वेश्चन को नेगेटिव अप्रोच से करना। बॉक्स का मतलब क्या पता कैसा बॉक्स, बॉक्स का मतलब हमें नहीं पता कैसा बॉक्स, बॉक्स का मीनिंग हमें नहीं पता कैसा बॉक्स, लेकिन पोस्ट बॉक्स में डालने जा रही है, तो इसका आंसर होगा साहब बी। कितना आसान है जब हम टेक्निक से करेंगे। और ये भी आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, ये आप भी कर लोगे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। The total effort that would occupy a busy man for 3 minutes, all told, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt and anxiety and toil. आप देखते हैं रह कौन सा गया भैया, ये भी हो गया, ये भी, ये रह गया। What happens when the time to be spent on some work increase? देखिए, अगर काम बढ़ता है, मतलब टाइम बढ़ता है, तो वर्क के साथ साथ उसमें क्या होती है चीजें। अगर हमारा टाइम बढ़ गया तो फिर टाइम का क्या होगा बताओ। देखो, पहले तो आपको दिया था छोटा सा काम, इतना टाइम था, फिर उसने क्या करा, इससे भी छोटा काम दे दिया और टाइम इतना और बढ़ा दिया जितना ये है। वो भैया वो यही तो कह रहा है कि जितना काम होता है टाइम भी उतना ही हो जाता है, उतना ही कंज्यूम हो जाता है सारा। उतना ही देखो यहाँ पे कंज्यूम हो सब जाता है। इतना काम था, इतना टाइम था, ये था काम, ये था टाइम, उसमें लगना था, फिर काम बढ़ाया इतना सा, टाइम बढ़ा दिया इतना सारा, तो ये सारा का सारा लग जाएगा इसमें। द वर्क कंज्यूम ऑल द टाइम, काम सारा का सारा टाइम को कंज्यूम कर लेता है। आपने सुना होगा कि 2 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती है, 4 दिन में। 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी, 6 दिन में। क्यों? जितना टाइम मिला सबको कंज्यूम कर जाएंगी बातें करके। तो दैट्स वाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता है काम को करने का, वो सारा टाइम काम में ही कंज्यूम हो जाता है। ये पढ़ा रखा है, 86 पढ़ा रखा है। जहां भी एपीआई आ जाए समझ लो क्या है, मधुमक्खी बीज। कर रहा है। तो इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं था, ये हमने यहां पढ़ा रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। देखो ग्रीन माने क्या होता है, अच्छा होता है ना ग्रीन तो, और मॉन्स्टर क्या होता है, बुरा होता है ना। तो ग्रीन आइड, आंखें तो उसकी ग्रीन है, मतलब बाहर से तो वो अच्छा है, लेकिन अंदर से वो मॉन्स्टर है। तो बताओ, ब्लाइंड तो हो नहीं सकता, Jealous? To be angry. जेलस भैया, अब या तो एंग्री है या जेलस है, तो वो तो जेलस है ना, बाहर से Jealous है। अंदर से कुछ हो, तो ये बन जाएगा टू बी जेलस। तो नेगेटिव अप्रोच से जब हमें वर्ड समझ, मतलब वर्ड का मीनिंग हमें एग्जैक्ट ना पता हो, तो उल्टा चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं। ब्लाइंड हो सकता है, नहीं हो सकता। एंग्री हो, सिक हो सकता है, नहीं हो सकता। एंग्री और जेलस में से कोई एक है, एकदम पता चल जाएगा कि भैया ऊपर से दिख रहा है अच्छा और अंदर से है बुरा, मतलब जेलस है। Select the sentence in which the article has been wrongly used. तो इसमें यही है, जब हम MA को पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा MA, और इससे पहले क्या लगा रखा है, A लगाना चाहिए क्या था, N। And और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, इस वाले, ये वाले, जबकि जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा, यूरोपियन। तो ये A ठीक है। 99% बच्चे इसको गलती करके आए होंगे, जिसने नहीं पढ़ रखा रूल कि प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि ए आएगा या एन आएगा। साउंड अगर वोवल है, जैसे कि यहाँ पर है, तो एन आएगा, और अगर साउंड अगर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो चाहे कुछ भी हो भैया ये आएगा। ये वॉवल और कॉन्सोनेंट से नहीं साउंड पे भी डिपेंड करता है। साउंड पे डिपेंड करता है। देखो ये तो कॉन्सोनेंट आया ना, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना, ऑनेस्ट, Europe. तो इसलिए यहाँ पे एन आता है। तो इट ऐसा भी doesn't देख लो। depend on vowel letter, rather it depend on vowel sound।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. बाकी जब ये पढ़ाएंगे आर्टिकल तो बहुत मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिक अप द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन। बस क्वेश्चन टैग की एक ही बात ध्यान रखना, अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर सेंटेंस है पॉजिटिव तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। अगर सेंटेंस है नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव। हो गया, बताओ ऑप्शन जल्दी। Should they? शुड दे। Should they? शुड। इतना सही काम था। अगर ये चीजें आपको समझ में आती है, रूल समझ में आते हैं। भैया क्वेश्चन टैग एक बार थोड़ा सा। क्वेश्चन टैग होता है कि जैसे इन्होंने कहा पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, लोगों को पी करके नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। फिर एक बस जोर डाल के पूछता है क्या चलानी चाहिए? यू आर ए राम इज ए गुड बॉय, इजंट ही? वो कंफर्म करता है इसमें भाई राम इज ए गुड बॉय पॉजिटिव, तो इजंट ही माइनस। पहला वाला क्या था? पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इसी पे चलता है सारा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस इट मीन्स भैया जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना है, आगे ये क्वेश्चन नहीं देखना, टैग भी देखना है इसमें। यहाँ इधर इधर देखना, इधर नोट है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं लगेगा, है तो नहीं लगेगा। नहीं भैया मैं ये कह रही हूँ जहाँ 89 लिखा हुआ है पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग, हाँ हाँ, टैग, ये कह रही हूँ मैं। क्वेश्चन टैग तो देखना ही पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। हम्म। देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जब यहाँ पे शुड आ गया तो सेल आ ही नहीं सकता। ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जो मैंने बताया वही फॉर्मूला आप याद रखना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, कभी भी लाइफ में गलत हो ही नहीं सकता। लो जी, ये भी पढ़ा रखा है 90। सर इसमें दिया हुआ है, है जी, सब 4 दिया हुआ है इसमें, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इसमें यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर, बस आगे हमें इतना ही चाहिए, हमें इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। बट यू शुड नो इम्प्रूवमेंट, बाकी हमें देखना ही नहीं। वर्ब देखो, आर लर्निंग आ रहा है, आना चाहिए था हैव बीन लर्निंग। कोई डाउट? नो सर। तो ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में।